दोस्तों नमस्कार। हम लोग देख रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में। आइए देखते हैं आगे इसके क्या है। कल हमने देखा था डेसिमल। डेसिमल में हमने देखा था टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। आज हम देखेंगे इंटीजर। तो आज हम नंबर सिस्टम में देखेंगे इंटीजर्स। बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें। आइए इसको समझते हैं क्या है इंटीजर्स, क्या होते हैं। तो इसका डेफिनेशन होता है इंटीजर्स आर called rational numbers. Integers are called rational numbers where in p by q इक्वल टू 1। सुनो भाई ध्यान से, बहुत अंग्रेजी हो गई, हिंदी में देखो। इंटीजर्स जो होता है वो परिमेय संख्या होती है, और परिमेय संख्या को हमने बताया था कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यू शून्य नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हमने, एक बार फिर से सुन लो, हमने कहा था कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे q शून्य नहीं होना चाहिए। मतलब हर की वैल्यू शून्य नहीं होनी चाहिए। अब ये इंटीजर क्या होता है? इंटीजर भी एक परिमेय संख्या ही होती है, लेकिन इसमें क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। ये भी पी बटा क्यू के फॉर्म में लिखना है, लिखा जा सकता है, लेकिन यह कंडीशन ये है कि क्यू का मान हमेशा एक होगा। मतलब इंटीजर में हर का मान एक होगा हमेशा। क्लियर? अब यहां से कुछ बातें और निकल के आती हैं। वो बातें क्या है? कह रहा है कि इंटीजर जो होगा वो हमेशा होल नंबर होगा। इंटीजर क्या होगा? वो हमेशा होल नंबर होगा। होल नंबर होगा मतलब पूर्ण संख्या होगा। कैसी संख्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। टुकड़े में नहीं होगा। टुकड़े में नहीं होगा मतलब वो भिन्न नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। और क्या नहीं होगा? वो डेसिमल भी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे कोई कहे कि 4/5 ये पूर्णांक या इंटीजर है या नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं है। आपसे कोई कहे कि 0.5 ये इंटीजर है कि नहीं है? नहीं है। आपसे कोई कहे 0.333 ये इंटीजर है कि नहीं है? नहीं है। ठीक है? और क्या? आपसे कोई कहे कि बता दो 5 इंटीजर है कि नहीं है, तो ये है। क्यों है? क्योंकि हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं। ठीक है? क्लियर? अब इंटीजर कितने प्रकार का है, आइए उसको भी देख लेते हैं।
इंटीजर कितने प्रकार का होता है। ठीक है, देखिए एक को हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर और एक को हम कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। कहीं कहीं नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर लिखा होता है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। तो नेगेटिव इंटीजर में वो संख्याएं आती हैं जो नेगेटिव वैल्यू होल्ड करती है। ठीक है, जैसे -5, -1, -10, मतलब संख्या रेखा पर ये हो गया शून्य। जो वैल्यू इधर को होती है -1, -2, -3, इसे हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? ऐसे इंटीजर जिनका वैल्यू नेगेटिव नहीं होता। तो नेगेटिव नहीं होता तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा? जीरो भी हो सकता है। तो पॉजिटिव इंटीजर में +15, +20, +2, +3। क्लियर? मतलब संख्या रेखा पर ये जीरो और जो वैल्यू इधर को है +1, +2, +3, कहां तक? अनंत तक। यहां निगेटिव वाला कहां तक? अनंत तक। तो जो इधर को लिखेंगे वो है पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर? तो संख्या रेखा पर लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर, राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर, किसके रिस्पेक्ट में? जीरो के। अब एक बच गया जीरो, ये भी नेगेटिव नहीं है, तो इसको भी हम नॉन नेगेटिव इंटीजर में कंसीडर करते हैं, या इसी को कहा जाता है जीरो इंटीजर। क्लियर? नोट कर लीजिए। अब इंटीजर को हम और दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, उसको भी देख लीजिए। पहले को हम कहते हैं इवन नंबर, मतलब सम संख्या। दूसरे को क्या कहते हैं? ऑड नंबर, विषम संख्या। ठीक है, सम संख्या क्या होती है? जो संख्याएं दो से पूरी तरह विभाज्य हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सम संख्या। ये इसकी परिभाषा है। जो संख्याएं दो से पूरी तरीके से विभाज्य हो वो क्या होंगी? वो सम संख्या होगी। और हम क्या इसके बारे में जानते हैं? और इसके बारे में हम ये जानते हैं कि वो संख्या
जो दो का गुणक हो, दो का मल्टीपल हो। तो जो संख्या दो की मल्टीपल होगी वो क्या होगी, वो सम संख्या होगी। अच्छा, दो से पूरी तरीके से विभाज्य होने का मतलब क्या है, दो से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, शून्य बचेगा। ठीक है। और इसके बारे में हम क्या समझ सकते हैं, और हम ये समझ सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक शून्य हो, दो हो, चार हो, छह हो और आठ हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, ऐसी संख्याओं को हम कहेंगे सम संख्या। तो इतनी बात आप इसके बारे में समझ लीजिए। ठीक। सम संख्या को हम 2k के रूप में लिखते हैं। हमने जो यही कहा ना, वो संख्या जो दो का गुणक हो, तो दो का गुणक मतलब दो का मल्टीपल। तो इस संख्या को हम कैसे लिखते हैं, 2k के रूप में। अगर k की वैल्यू 1 होगी तो 2 होगा, k की वैल्यू 2 होगी तो 4 होगा, k की वैल्यू 3 होगी तो 6 होगा, k की वैल्यू 10 होगी तो 20 होगा। ठीक है। अब विषम संख्या क्या है, तो जो संख्या दो से विभाज्य न हो, जो संख्या दो से विभाज्य न हो वो क्या है, वो विषम है। और विषम संख्या दो से विभाज्य नहीं होती। अगर दो से विभाज्य नहीं होगी तो विषम संख्या में दो से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, एक बचेगा। ठीक है। ऐसी संख्याओं के इकाई का अंक क्या होता है, 1, 3, 5, 7, 9। ऐसी संख्याओं में इकाई का अंक क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9। हमने देखा कि सम संख्या को हम 2k के रूप में लिख रहे थे, विषम संख्या को हम 2k + 1 के रूप में लिखते हैं। अगर हम k के स्थान पे 1 ले लें तो 1 का 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है। यहां से एक बात आप और जो समझ सकते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, 2 होगी, और सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, 1 होगी। ठीक। 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ऐसे आगे। तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी वो हम नहीं बता सकते, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी हम ये भी नहीं बता सकते। ठीक भाई। आइए सम और विषम संख्या की कुछ प्रॉपर्टी और देखते हैं। ये बहुत यूजफुल होने वाला है, ये आपको बहुत काम करेगा। सम विषम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, सम विषम संख्या की संक्रियाएं। देखो, यदि हम एक सम और दूसरी सम संख्या को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक सम संख्या मिलेगा हमेशा। कैसे, 4 एक सम संख्या है, 10 एक सम संख्या है, हमने इसको जोड़ा तो क्या मिला, 14, ये भी एक सम संख्या है। दूसरा, यदि एक विषम संख्या है और दूसरी विषम संख्या है तो इसे जोड़ने पे भी हमें सम संख्या मिलेगा। कैसे, 5 एक विषम संख्या है, 11 एक विषम संख्या है, जोड़ने पे क्या मिला, 16, 16 एक सम संख्या है।
ये हमेशा फिक्स है, ऐसा बदलने वाला नहीं है। दो सम को जोड़ेंगे तो सम आएगा, दो विषम को जोड़ेंगे तभी सम आएगा। अब तीसरा, अगर एक संख्या सम हो और एक संख्या विषम हो तो इसे जोड़ने पे क्या आएगा? इसे जोड़ने पर आपको हमेशा विषम प्राप्त होगा। कैसे? 7 10 एक सम संख्या है और 7 एक विषम संख्या है। इसको हमने जोड़ा तो क्या मिला? 17। 17 एक विषम संख्या मिल गई है। ठीक है। दूसरा देखिए, एक सम संख्या, इसमें से एक सम संख्या अगर घटाएंगे तो क्या मिलेगा? सम संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा? सम संख्या मिलेगा। कैसे? 10 एक सम संख्या, 4 एक सम संख्या, घटाने पे 6 मिला। ये क्या है? ये एक सम संख्या है। दूसरा, यदि एक विषम संख्या और दूसरा विषम संख्या, इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा? इसको घटाने पे भी सम संख्या मिलेगा। कैसे? 7 एक विषम संख्या, 3 एक विषम संख्या और क्या मिला हमको? 4 मिला। 4 एक सम संख्या है। अगली बात समझिए, अगर एक सम में से एक विषम घटाएंगे तो क्या मिलेगा? विषम मिलेगा। अगर एक विषम में से एक सम घटाएंगे तो क्या मिलेगा? विषम मिलेगा। तो इन बातों को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट आपको यूज मिलने वाला है। ये बहुत यूजफुल होगा और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप में इसका बड़ा योगदान आपको मिलेगा। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर क्या है? इसका डेफिनेशन है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स मतलब क्या है? संख्या रेखा पर ये 0, ये +1, ये +2, ये +3, कहां तक? अनंत तक। तो जितने भी ये धनात्मक संख्याएं हैं वो सब क्या है? वो सब प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर है। तो ये कहां से शुरू हो रहा है? ये 1 से शुरू होगा। 1 2 3 4 5, कहां तक? अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। इसी नेचुरल नंबर को और क्या कहते हैं? तो लिखेंगे गणना में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं। गणना में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं, ये क्या है? इसे भी हम नेचुरल नंबर के डेफिनेशन को मानते हैं। प्रश्न ये है
कि क्या प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल है, तो नहीं, शून्य शामिल नहीं है। अब यहां से बात आती है भाज्य और अभाज्य संख्या। इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स, और इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स को कहते हैं भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और कंपोजिट नंबर को कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। देखो प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये होती है ऐसी संख्या जो एक से तथा स्वयं से विभाज्य हो। प्राइम नंबर क्या है, अभाज्य संख्या क्या है? ऐसी संख्या जो एक से तथा स्वयं से विभाज्य हो। इसका मतलब कि हम क्या, इसका मतलब समझे कि ऐसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो। कितना हो? दो गुणनखंड हो। मतलब देखो ध्यान से, अगर हमारे पास एक संख्या है 5, तो 5 किससे विभाजित हो सकता है? दुनिया में ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 को काट देगी? तो 5 को 5 ही काट देगा। और 5 को 1 भी काट देगा। इसके अलावा कोई और है जिसको काट पाएगा? तो इसका उत्तर है कि नहीं काट पाएगा। तो ऐसी संख्या जो 1 से कटे या तो स्वयं से कटे, तो 5 को 1 भी काट रहा है और 5 स्वयं काट रहा है। दूसरा, ऐसी संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर हो। तो हम देख रहे हैं कि 5 का एक फैक्टर 1 है और 5 का एक फैक्टर 5 है, मतलब इसके 2 ही फैक्टर हैं। तो हम कहेंगे 5 एक प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। मान लो एक संख्या है 3, 3 को कौन काटेगा? 3 को 3 ही काट देगा और 1 काट देगा। 1 तो सबको काट देगा। दुनिया में कोई भी संख्या होगी जिसको कोई नहीं काटेगा, उसको 1 तो काट ही देगा। तो 1 तो हर जगह आएगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 3 के 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 3। 3 1 से विभाज्य हो रहा है और 3 3 से विभाज्य हो रहा है। तो 3 भी कैसी संख्या हो गई? 3 भी अभाज्य संख्या हो गई, प्राइम नंबर हो गया। ठीक है। 11 से कटेगा और 1 से कटेगा, तो 11 भी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 17 से कटेगा और 1 से कटेगा, तो ये कैसी संख्या है? ये भी अभाज्य संख्या है। ठीक है। अब आइए देखते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। अभी प्राइम नंबर पे
पूरा एक क्लास चलेगा आधे घंटे का, 1 घंटे भी हो सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में कल पढ़ेंगे, प्राइम नंबर के बारे में। हम कैसे चेक करेंगे कि ये संख्या प्राइम है कि नहीं है, हम सारी चीजें आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, प्राइम क्या है, कंपोजिट क्या है। उनके लिए जिन्होंने ना तो जीवन में कभी प्राइम का नाम सुना है, ना तो कंपोजिट का नाम सुना है, और सुना है कि हाँ ऐसा कुछ होता है। देखो, अब हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर का। कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या देखो भाई क्या होती है, ऐसी संख्या जिसका एक व स्वयं के अतिरिक्त भी कम से कम एक गुणनखंड और हो। बड़े कमाल की बात है, आपको लगेगा कि ये क्या लिख दिया गया है, इतना कठिन नहीं है। एक बार इसको समझ लो क्या है समस्या। समस्या है बेसिक की। देखो, हमारे पास एक संख्या है 4, ठीक। कह रहा है ये कंपोजिट है कि प्राइम है, ये भाज्य है कि अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर हो। कौन से? एक तो एक होगा और दूसरा वो संख्या स्वयं की होगी, ठीक है। अब देखो 4 है, 4 को कौन कौन सी संख्या काट सकती है? तो 4 को 1 भी काट सकता है, 4 को 2 भी काट सकता है, 4 को 4 भी काट सकता है। एक संख्या 8 है, 8 को 1 भी काट सकता है, 8 को 2 भी काट सकता है, 8 को 4 भी काट सकता है, 8 को 8 भी काट सकता है। एक संख्या 42 है, 42 को 1 भी काटेगा, 42 को 2 भी काटेगा, 42 को 3 भी काटेगा, 42 को 6 भी काट सकता है, 42 को 7 भी काट सकता है, 42 को 14 भी काट सकता है, 42 को 21 भी काट सकता है, 42 को 42 भी काट सकता है। इतने सारे फैक्टर हैं। तो हमने कहा कि ऐसी संख्या जिसका एक और स्वयं मतलब जिस संख्या के बारे में बात करें वो संख्या स्वयं। 4 के बारे में बात कर रहे हैं तो 1 और 4, 8 के बारे में बात करेंगे तो 1 और 8, 42 के बारे में बात करेंगे तो 1 और 42। एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक गुणनखंड और हो। तो देखो ध्यान से, 4 के पास 1 और 4 के अलावा 2 और है, मतलब कुल कितने हो गए? 3 गुणनखंड। 8 के पास 1 और 8 के अलावा 2 भी है और 4 भी है, 2 और है। 42 के पास 1 और 42 के अलावा 2 है, 3 है, 6 है, 7 है, 14 है और 21 है। मतलब 42 के पास 1 और 42 के अलावा 6 गुणनखंड और हैं। इसका मतलब कि अगर कोई संख्या कंपोजिट संख्या होगी, कंपोजिट नंबर होगा, भाज्य संख्या होगी, तो उसके पास एट लीस्ट 3 फैक्टर्स होंगे। कितने होंगे? 3 फैक्टर्स होंगे। प्राइम नंबर के पास केवल और केवल 2 फैक्टर होंगे। कौन से? एक तो 1 होगा और एक क्या होगी? वो संख्या स्वयं की होगी। लेकिन कंपोजिट नंबर के पास कम से कम 3 फैक्टर होगा। अगर किसी संख्या के पास 3 फैक्टर नहीं है, 2 ही फैक्टर हैं,
तो संख्या प्राइम होगी, कंपोजिट नहीं होगी। कंपोजिट होने की पहली शर्त यही है कि नंबर हैज एट लीस्ट 3 फैक्टर्स। जैसे 4 क्या है? 4 एक कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 फैक्टर है, 1 2 4। 8 क्या है? 8 कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके पास 4 फैक्टर है, 1 2 4 8। 42 क्या है? कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके पास 8 फैक्टर्स हैं, 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42। तो कल के क्लास में हम लोग प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में और डिटेल्स में देखेंगे। आज केवल ये बेसिक था। आप लोग इसी तरीके से बने रहिए, ध्यान लगा के चीज़ों को समझिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नमस्कार।